वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विदित चुपचाप जाकर अपनी माँ अदिति की गोद में सरक कर लेट गया। तभी अखबार में खबर पर नजर पड़ते ही विदित ने पूछा, मॉम ये तो वही कैसे है ना, वो आपके एनजीओ से जो वो लड़की गायब हुई थी। वैसे मॉम पता चला क्या क्या कौन है इन सब के पीछे। अदिति ने विविध को बताया कि इंस्पेक्टर ने एक आदमी को शक के आधार पर पकड़ा था और किसी बड़ी कंपनी का नाम सामने आया था, लेकिन केस अभी आगे नहीं बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ रूही एक बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग की ड्रेस पहने नव्या के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बज उठी और स्क्रीन पर डेट का नाम देखकर रूही के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। एक पल की भी देर किए बिना उसने जल्दी से फोन उठाया। सामने से आवाज आई, आज तो संडे है, क्या कर रही है मेरी स्वीट हार्ट। रूही ने भी मुस्कुराते हुए अपने डेट के सवाल का जवाब दिया, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी, बस वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। काफी देर तक रूही अपने डेट से बात कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो नव्या के बर्थडे में जाने के लिए लेट हो रही थी और इसलिए उसने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए अपने डेट से कहा कि वे पार्टी से लौटने के बाद उनसे बात करेगी। सामने टेबल पर रखे हुए एक बड़े से गिफ्ट को अपने हाथ में उठाते हुए रूही अपने हॉस्टल से नव्या की बर्थडे पार्टी के लिए निकल गई। कुछ ही देर के बाद जब रूही पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि इस पहले से वहां पर मौजूद था। किसको देखकर रूही ने उससे पूछा कि क्या विदित भी पार्टी में आने वाला है। क्रिस ने उसे बताया कि नव्या और विदित के बीच जिस तरह की अनबन चलती रहती थी उसके चलते तो वो इस पार्टी में बिल्कुल नहीं आएगा। ये सुनकर रूही के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई, लेकिन कृष्ण ने शरारती हंसी के साथ रूही को बताया कि उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान था। उस प्लान के चलते वो विद्युत को उस पार्टी में बुला सकता था। रूही ने जब क्रिस से उस प्लान के बारे में पूछा तो उसने अपना पूरा प्लान समझा दिया। क्रिस का प्लान सुनते ही रूही के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसे कहा कि वो इस प्लान में उसका साथ देगी। कुछ ही देर के बाद नव्या अदिति के काव्या के साथ पार्टी में पहुंची। रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहने नव्या को आगे में किसी प्रिंसेस की तरह नजर आ रही थी। दक्ष और काव्या ने उसके लिए बेहद शानदार पार्टी का अरेंजमेंट किया था। वहाँ की डेकोरेशन और बाकी सारे अरेंजमेंट देखकर ये साफ पता चलता था कि दक्ष नव्या से कितना प्यार करता था और साथ ही साथ वहाँ मौजूद लोगों को दक्ष के अमेरिका भी एहसास भी हो रहा था। कर्स और रूही को देखते ही नव्या मुस्कुराते हुए उनके पास आई और फिर उन दोनों का इंट्रोडक्शन काव्या और दक्ष से करवाते हुए उसने बताया, अंकल आंटी ये नव्या की न्यू फ्रेंड्स रूही एंड कर्स। नव्या ने जब दक्ष और काव्या को अंकल आंटी कहकर पुकारा तो रूही ने हैरान होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ देर बाद जब दक्ष और काव्या वहां से कुछ दूरी पर बाकी के गेस्ट से मिलने के लिए चले गए तो रूही ने हिचकिचाते हुए नव्या से पूछा कि उसने अपने मॉम डैड को अंकल आंटी कहकर क्यों पुकारा। नव्या ने उसे साफ साफ कहा कि उसके रियल मॉम डैड नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था और अपनी बेटी की तरह रखा था, लेकिन यह सच उसे कभी नहीं छुपाया और वे उसकी अपनी बेटी नहीं। यह बात सुनते ही रूही ने आगे बढ़कर नव्या को कसकर गले लगा लिया। रूही की सरकत पर एक पल के लिए नव्या हैरान रह गई। उस वक्त कृष्णा ने रूही की आंखों में छलक आई, हल्की से नव्या को महसूस कर लिया था और उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अरे यार तुम लड़ गया ना, बिना बर्थडे पार्टी इमोशनल ड्रामा छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। गिरीश की बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी, लेकिन इस वक्त नव्या बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। वहीं कहीं ना कहीं नव्या को उस बात का एहसास हो गया था कि रूही के दिल में के अंदर कोई तो ऐसी बात है जिसे वो सबसे छुपा कर रखी थी। लेकिन इससे पहले कि रूही इस बारे में उससे कुछ पूछती या कोई बात करती, क्रिस उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गया। रूही को नव्या के से कुछ दूरी पर ले जाकर किस पार्टी के टेस्टी खाने को एंजॉय करने लगा। क्रिस को इस तरह खाने में भी व्यस्त देखकर रूही ने पूछा, तुम ऐसे ही खाना खाते रहोगे या फिर विदित को पार्टी में बुलाने के लिए कुछ करोगे भी। रूही की बात सुन किसने जल्दी से अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला और विदित का नंबर डायल करने लगा। रूही चुपचाप क्रिस की हरकतों को देख रही थी। अगले ही पल जैसे ही विदित ने कॉल रिसीव किया, कर्स ने दर्द से कहानी की एक्टिंग करना शुरू कर दिया। एक हाथ में बर्गर पकड़े कर्स इस तरह से एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा और विदित से कह रहा था कि वो जल्दी से वहाँ पार्टी में आ जाए क्योंकि कुछ गलत खाने की वजह से उसके पेट में जोरों का दर्द हो रहा था। ये सुनकर विदित ने एक बार के लिए लगा कि शायद कर्स नाटक कर रहा है और उसके बाद को माना नहीं। कर्स किसी भी हालत में अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था और इसीलिए उसने अपना मोबाइल फोन रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना, ले रूही से पूछ ले, ये तो झूठ नहीं बोलते ना। रूही ने हड़बड़ाते हुए क्रिस का फोन अपने हाथों में लिया और उस फिर विदित से कहा। वो अचानक ही पेट पकड़कर चिल्लाने लगा, आई थिंक बहुत दर्द हो रहा है, बोल रहा है कि अपनी मॉम को बता तो बहुत डांट पड़ेगी। विदित प्लीज तुम पार्टी में आकर किसको लेकर आओ जाओ ना, इसका ड्रामा दर्द और देखा नहीं जा रहा। रूही की बात सुनते विदित को यकीन हुआ कि वाकई में क्रिस को कोई तकलीफ हुई है और इसलिए उसने रूही से कहा कि उसे जल्दी ही पार्टी में क्रिस को लेने आएगा और डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही रूही और क्रिस के चेहरे पर सराहते मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों ठाका मारकर जोर से हंसने लगे। इधर विदित अपनी कार लेकर जल्दबाजी में नव्या की बर्थडे पार्टी के लिए निकल गया। कुछ ही देर के बाद जब विदित वहां पर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी मुलाकात नव्या के साथ हुई। विदित को वहां पर देखकर नव्या बेहद हैरान थी। उसने सवाल नजरों से विदित के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, तुम तो नव्या की बर्थडे पार्टी में आने वाले नहीं थे। विदित की नजर चारों तरफ क्रिस को ढूंढ रही थी। उसने नव्या को इग्नोर करते हुए उसे जल्दबाजी में बर्थडे की बधाई दी और कहा कि वो यहाँ पर पार्टी मनाने ही नहीं बल्कि अपने दोस्त क्रिस के लिए आया था। लेकिन तभी अचानक नव्या को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची काव्या की नजर विदित पर पड़ी और उसके मुंह से एकदम निकला विराट। अचानक से आज बरसों बाद काव्या के मुंह से विराट का नाम सुनकर उसके
ठीक पीछे खड़े दक्ष के चेहरे के हाव-भाव अचानक से बदल गए। दक्ष की नज़र अभी तक विदित पर नहीं पड़ी थी, लेकिन काव्या ने विदित को अपनी आँखों के ठीक सामने देखा था। विदित जिसका चेहरा विराट से हूबहू मिलता था, उसे देखकर काव्या चौंक गई, लेकिन जैसे उसने विराट का नाम अपने मुंह से निकाला, वैसे ही दक्ष ने चौंक उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या ने पलटकर दक्ष के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी देखकर दक्ष को कुछ समझ नहीं आया। दक्ष ने काव्या से सवाल किया, विराट तुमने अभी विराट का नाम लिया ना, कहाँ है वो? काव्या अब आंखें फाड़कर दक्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने पलटकर फिर से उस तरफ देखा जहाँ पर उसने कुछ सेकंड पहले विदित को देखा था, लेकिन विदित वहां से जा चुका था। काव्या ने दक्ष को बताया कि अभी उसने वहां पर विराट के जैसा दिखने वाला एक लड़का देखा। ये सुनते ही दक्ष मुस्कुराने लगा और उसने काव्या से कहा कि विराट अभी कभी भी उनकी जिंदगी में आने की गलती नहीं करेगा, जिस तरीके से उन लोगों का रिश्ता टूटा था। उसके बाद विराट रघुवंशी जैसा घमंडी इंसान कभी भी अपनी तरफ से उनसे मिलने की कोशिश तक नहीं करेगा। लेकिन काव्या अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वो बार बार दक्ष से कह रही थी कि उसने विराट की तरह दिखने वाले एक शख्स को वहाँ पार्टी में देखा था। काव्या ने कहा कि वो उसे ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि वे लड़का वहीं नव्या की बर्थडे पार्टी में कहीं था। इससे पहले कि काव्या विदित को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती, दक्ष ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर सामने से आते गेस्ट की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर धीरे से काव्या के कानों में कहा, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई विराट यहाँ नहीं हो सकता। सामने से मेरे सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, काव्या प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली। काव्या ने एक गुस्से भरी नजर दक्ष के चेहरे पर डाली और फिर अपने चेहरे के हाव भाव को जल्दी से बदलते हुए बनावटी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। दक्ष अपने साथी हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर से काव्या को मिलवा रहे थे, लेकिन काव्या का ध्यान पूरी तरह से विदित को ढूंढने में था। काफी देर तक दक्ष ने काव्या को वहां से जाने नहीं दिया। उधर का दूसरी तरफ पार्टी की भीड़ भाड़ के बीच विदित क्रिस को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर काउच पर आराम से बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे क्रिस पर पड़ी। ये देखकर विदित हैरान रहेगा कि क्रिस बिल्कुल ठीक था और बड़े आराम से वहां पर चल रहे म्यूजिक पर थिरक थिरक कर खाने को एंजॉय कर रहा था। क्रिस का ध्यान अभी तक विदित पर नहीं गया था। विदित ने उसके पास जाकर जैसे ही उसके सामने रखे खाने की प्लेट को दूसरी तरफ किया, उसने अपनी नजर उठाकर ऊपर देखा। विदित ने गुस्से में कहा, अबे मोटे, तेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं भागकर पार्टी में आया तुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, और तू ठूस ठूस कर खाना खा रही। जैसे ही विदित ने ये बात कही, वैसे ही किसी के हंसने की एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। विदित ने अपनी बाजू में देखा, वहां पर रूही खड़ी थी और वो उन दोनों को देखकर हंस रही थी। रूही को देखते ही विवित ने उसे पूछा, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम कब से इस पे फेट्स हो के वो झूठे ड्रामे में साथ देने लगी। लेकिन तब तक वहां पर पहुंच चुकी नव्या ने विदित के कंधे पर थपथपाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, फेट्स हो इस नाम से सिर्फ नव्या अपने दोस्त को बुला सकती है और किसी का हक नहीं समझे, और किसी पर हक नहीं बनता इस वर्ड को। विदित ने पीछे पलटकर बड़े ही गौर से नव्या को सर से पैर तक देखा। नव्या उस रेड कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके कंधों से नीचे तक बिखरे लंबे रेशमी बाल उसके माथे पर लहरा रहे थे। एक पल नव्या को देखने के बाद विदित जोर से हंसने लगा। ये देखकर नव्या को गुस्सा आ गया और उसने जब विदित को हंसने की वजह पूछी तो उसने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि वो आज वाकई में कहीं की राजकुमारी लग रही थी। जिस तरह की ड्रेस उसने पहनी हुई थी वो उसके एटीट्यूड के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। विदित की बात सुनकर नव्या एक बार फिर से चिढ़ गई। रूही ने उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह वो दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। फिर रूही और कुरिस के कहने पर विदित नव्या की बर्थडे पार्टी में कुछ देर के लिए रुक गया। उधर दक्ष जो अपने डॉक्टर दोस्त से काव्या को मिलवा रहा था, उसने देखा कि काव्या उसके दोस्त से बात करने में इंटरेस्ट न होकर मैंने वहाँ देख रही थी, जिसकी वजह से दक्ष के दोस्त को शायद अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर के बाद जब दक्ष का दोस्त वहां से चला गया तो उसने काव्या को अपने साथ चलने का इशारा किया और उसे पार्टी से कुछ दूर पर एक कोने में ले जाकर गुस्सा करते हुए उसने काव्या से कहा कि वो रिश्ता हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और उसका नाम लेकर तुम मेरा मूड खराब मत करो। दक्ष की बात सुनते ही काव्या के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने दक्ष को घूर कर देखा और फिर नाराजगी भरे अंदाज में कहा, ये मत भूलो दक्ष, वो रिश्ता क्यों और कैसे खत्म हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो जो कुछ भी हो उसकी असली वजह तुम खुद हो, और इसलिए तुम्हारी बीवी होने के बावजूद भी मैं एक अलग बेडरूम में सोती हूँ। काव्या की कहती दक्ष ने अपना हाथ सामने दीवार पर दे मारा और काव्या से कहा कि इस पार्टी में उसके मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कई बड़े लोग आए थे और वो उनके सामने किसी तरह का कोई तमाशा खड़ा ना करे। इतना कहकर दक्ष वहां से चला गया और काव्या वहीं कोने में खड़ी चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। काव्या के दिल में उस वक्त विराट और अदिति के लिए बेइंतहा नफरत थी। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी खराब हुआ था उन सब की वजह भी कहीं ना कहीं अदिति को मानती थी। बीते वक्त की काली परछाइयां आज भी काव्या की जिंदगी को तबाह कर रही थी और उसके निशान उसके चेहरे पर देखे जा सकते थे। एक वक्त पर वो चंचल और खुश मिजाज होने वाली काव्या पूरी तरह से बदल गई थी। अब ना वे ज्यादा किसी से बात करती थी और ना ही पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराती थी। विदित की पार्टी में जाने के बाद अदिति अपने घर पर अकेली थी। तभी इंस्पेक्टर कोहली ने उसे फोन करके बताया कि जिस आदमी को उन्होंने शक के आधार पर पकड़ा था उसने एक कंपनी के बारे में बताया था, लेकिन ह्यूमन आर्गन की सप्लाई के पीछे असल में कौन था ये अभी तक पता नहीं चल पाया था, क्योंकि जिसके बारे में उस आदमी ने बताया था वे मुंबई की एक ऐसी कंपनी थी जो कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के माल को सप्लाई करने का काम क्या करती थी। उस आदमी ने कुछ ही दिन पहले उस कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन किया है, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी
उस कंपनी के ऑफिस में या किसी भी जुड़े किसी भी इंसान के पास ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिसके आधार पर उन पर शक किया जा सके। इंस्पेक्टर के ये कहने के बाद अदिति ने इंस्पेक्टर कोहली से उस कंपनी के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। वहीं दिल्ली से मिले दूर लखनऊ में बैठे विराट रघुवंशी के चेहरे पर उस वक्त चिंता की लकीरें नजर आने लगी जब उसके ऑफिस में काम करने वाले उसके खास मैनेजर संजय शर्मा ने उसे बताया कि विराट सर, जिस मैनेजर को कुछ दिन पहले मुंबई वाले ऑफिस से काम से निकाला गया था उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो मार्केट में हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने सामने टेबल पर बिखरी हुई फाइलों को देखते हटाते हुए विराट ने मैनेजर संजय के चेहरे की तरफ देखा और फिर गहराई से कुछ सोचने लगा। कुछ सेकंड के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए विराट ने बेहद गंभीर आवाज में मैनेजर से कहा, जो हमारी रेपुटेशन खराब करे उसे रास्ते से हटा दो। संजय, दिल्ली के पुलिस स्टेशन से रिहाई मिलने के कुछ घंटों बाद ही जिस आदमी को इंस्पेक्टर कोहली ने पकड़ा था वो रेलवे पटरी के पास मरा हुआ मिला। नवे की बर्थडे पार्टी पूरे जोरों पर थी। एक महंगे से होटल के शानदार पार्टी लॉन्ज में तेज म्यूजिक पर नवी अपने दोस्तों के साथ थिरक रही थी, लेकिन रूही की आंखें विद्युत पट्टी की हुई थी। जो वो लेग जैकेट में काफी हैंडसम लग रहा था। उधर दक्ष की बातों से नाराज होकर काव्या पार्टी होटल से दूर होटल के रूम में बैठकर वाइन के घूंट अपने गले से उतार रही थी। काव्या ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को गौर से सामने लगे बड़े से आईने में देखा और फिर एक झटके से शराब का पूरा गिलास गटक लिया। तभी अचानक से काव्या के मोबाइल फोन पर दक्ष का एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, काव्या कहाँ हो, तुम्हारे हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट और दिल्ली के एक जानी मानी डॉक्टर पार्टी में आई है और तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ। उस मैसेज को देखते ही काव्या ने एक बार फिर से सामने लगे आईने में अपने चेहरे को गौर से देखा और फिर हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास को जोर से जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए कहा, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर या फिर लोगों के दिलों में खेलने वाली वो भी कार्डियोलॉजिस्ट थी जिसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए ना जाने कितने लोगों के दिलों से खेला, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नहीं मिलना मुझे किसी कार्डियोलॉजिस्ट से। काव्या क्या कहूं, एक बार फिर अदिति के लिए बेसुमार नफरत झलक आई थी। आईने में खुद के चेहरे को देखते देखते काव्या ने मन ही मन कहा, क्या कमी थी हमारे अंदर, दिखने में खूबसूरत कमलनाथ से जैसे करोड़पति आदमी की इकलौती बेटी है, लेकिन क्या मिला, पूरा बचपन एक सौतेली माँ की नफरत और अब शादी के बाद अपने पति के प्यार के लिए भी तरस रहे हैं हम। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। एक तरफ अदिति के लिए दिल में नफरत और दूसरी तरफ अपनी टूटी हुई शादी का दर्द, दोनों ही काव्या को तकलीफ दे रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी खटखटाने की आवाज आई। काव्या ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कमरे का दरवाजा खोला। उसके सामने नव्या खड़ी थी जिसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। नव्या ने हैरान होते हुए काव्या से सवाल किया, आप यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से आपको पार्टी में ढूंढ रही थी और आपकी आंखें अभी अभी रोई है ना? काव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और फिर मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए नव्या से कहा कि वो बिल्कुल ठीक थी, बस उसे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसकी वजह से वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। नव्या साफ समझ गई थी कि काव्या किसी बात से बहुत परेशान है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ भी पूछा तो उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नव्या ने भी काव्या को कोई सवाल न करते हुए उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहा और काव्या उसकी खुशी के लिए चुपचाप उसके साथ पार्टी हॉल में आ गई। काव्या की नजर अब एक बार फिर से दीदी को तलाश रही थी। ये देखकर नव्या ने उससे पूछा, आंटी आप किसे ढूंढ रही? अंकल वहाँ पर डॉक्टर्स के साथ बिजी है। काव्या ने गर्दन हिलाकर नव्या से कहा कि वो दक्ष को नहीं ढूंढ रही थी। उसने पार्टी में कुछ देर पहले किसी को देखा था और उसे उसी की तलाश थी। जब नव्या ने उस शख्स के बारे में काव्या से पूछा तो काव्या ने उसे बताया कि वे एक यंग सा दिखने वाला लड़का कुछ देर पहले पार्टी में आया था। सुनकर नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गई, आप किसे ढूंढ रही? एक मिनट में उसे बुला कर लाती हूँ। और काव्या को वहीं रुकने की बात कहकर नव्या उस तरफ गई जहाँ पर दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे थे। नव्या ने कर्स का हाथ थाम कर कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। जब कर्स ने उसे पूछा कि उसे लेकर कहाँ जा रही है तो नव्या ने उसे बताया कि उसकी आंटी उससे कुछ बात करना चाहती है। यह सुनकर कर्स मुस्कुराते हुए उसके साथ चलते। जैसे ही वे दोनों काव्या के सामने पहुंचे तो नव्या ने कहा, आंटी ये फेट सो आप इसे ढूंढ रही है ना? जरूर इसने कुछ शरारत की होगी, है ना? नव्या की बात सुनकर काव्या ने एक नजर क्रिस को सर से पैर तक देखा और उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर काव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, नव्या इससे तो मैं मिल चुकी हूँ ना, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। नव्या की नजर अब विदित को ढूंढने लगी जो परसों रूही के साथ नजर नहीं आ रहा था। जब नव्या ने इस बारे में कर्से से पूछा कि विदित अचानक से पार्टी से कहाँ चला गया तो कर्से ने उसे बताया कि उसकी मोम का कॉल आ जाने की वजह से उसे पार्टी से जल्दी जाना पड़ा। ये सुनकर नव्या ने काव्या से कहा कि शायद उन्होंने उसके एक दूसरे दोस्त को देखा होगा जिसकी मुलाकात वो काव्या से नहीं करवा पाई। काव्या नव्या से बातें करने में व्यस्त थी और इससे पहले कि विदित के बारे में उससे कुछ पूछताछ करती दक्ष वहां पर आ गया और काव्या के करीब आते उसने धीरे से पूछा, कहाँ थी तुम? काव्या, मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ आओ। काव्या बिना कुछ कहे दक्ष के साथ चली गई। मेरी दूसरी तरफ पार्टी के बाद अपने घर पहुंचा विदित ये देखकर हैरान है कि अदिति काफी परेशान थी। टीवी पर चल रही एक न्यूज को देखकर उसके चेहरे के हाव भाव काफी चिंता भरे लग रहे थे। अदिति को परेशान देखकर विदित ने जब उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि जिस आदमी ने को
इंस्पेक्टर तेजन कोहली ने ह्यूमन ऑर्गन की सप्लाई के शक के आधार पर पकड़ा था। उसकी मौत हो गई और उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस को लगता है कि ये एक आत्महत्या का मामला है। ये खबर सुनते ही विदित गहरी सोच में डूब गया और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए उसने धीरे से कहा, मॉम, मुझे मामला बहुत सीरियस लगता है। हमें अपने एनजीओ की सिक्योरिटी के साथ साथ वहाँ आने वाली और भी लड़कियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। अदिति ने विदित की बात को सहमति जताते हुए उसे बताया कि अभी कुछ दिन पहले एक नई लड़की उसके एनजीओ में आई है जिसकी मंदिर में जबरदस्ती शादी करवाई जा रही थी। जब विदित ने अदिति से पूछा कि क्या उसने उस लड़की के बारे में सारी पूछताछ और उसकी सारी डिटेल अपने पास रखी है, तो अदिति ने कहा कि अभी तक उसने ऐसा कुछ किया नहीं। ये सुनते ही विदित ने अदिति से कहा कि उन्हें वहाँ पर आने वाले हर इंसान की आइडेंटिटी ठीक से पता कर लेनी चाहिए। अदिति बोली कि अगली सुबह एनजीओ पर जाती सबसे पहले उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता करेगी और साथ ही उसकी सारी डिटेल भी एनजीओ के ऑफिस में रजिस्टर करके रखेगी। उधर नव्या की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। विदित का अपना पार्टी में आना भले ही नव्या को कुछ खास अच्छा नहीं लगा था, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले उसका चला जाना नव्या के गुस्से की वजह बन चुका था। उसका मूड इस बात से खराब था कि विदित उसे बिना बताए उसकी पार्टी से चला गया। नव्या दक्ष और काव्या के साथ होटल से अपने घर की तरफ जा रही थी। नव्या के चेहरे पर नाराजगी और हल्की सी उदासी देखकर दक्ष ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, आपको पार्टी पसंद नहीं आई? कोई कमी रह गई थी क्या हमारी नव्या की बर्थडे पार्टी में? नव्या ने कार की विंडो से बाहर झाँक कर चिढ़ते हुए जवाब दिया, अंकल, कुछ लोग कैसे होते हैं ना, पहले तो किसी की बर्थडे पार्टी में आने के लिए नखरे दिखाते हैं और जब आ जाते हैं तो इतना भी नहीं होता कि कम से कम जिसकी पार्टी में आए हैं उसके उसको बाय बोल कर जाए। नव्या की बात सुनकर दक्ष जोर जोर से हंसने लगा। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, सुन रही हो तुम, तुम्हारी बेटी किसी से बहुत नाराज है। अच्छा, एक काम करिए, आप हमें बताइए कौन है जिसने आपको नाराज किया है। ये सुनते नव्या ने बड़ी एटीट्यूड के साथ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑन किया और फिर पार्टी की कुछ तस्वीर सर्च करते हुए दक्ष से कहा, अंकल, मैं ना आपको उसका चेहरा ही दिखा देती हूँ, देखिए शकल से कितना खड़ूस लग रहा है। जैसे नव्या ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर विदित की फोटो खोली तो काव्या ने हैरान होते हुए उस तरफ देखा। इससे पहले कि काव्या तस्वीर को देख पाती और विदित को पहचान पाती, अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। कार के सामने किसी के आ जाने की वजह से ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा और इसकी वजह से नव्या का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही फोन अचानक से बंद हो गया। ये देखकर नव्या ने झुंझलाते हुए गुस्से के साथ कहा, ये लड़का इतना सड़ू है कि इसकी सिर्फ तस्वीर ओपन करने से मेरा फोन खराब हो गया। नव्या की बात सुनकर काव्या और दक्ष को हंसी आ गई। उन्होंने नव्या से कहा कि अभी भी वो अपनी बर्थडे पार्टी मना कर आई है और इस तरह से अपना मूड खराब ना करे। साथ ही दक्ष ने नव्या के माथे पर बड़े प्यार से चूमते हुए कहा वो अपनी प्रिंसेस के लिए एक नया फोन लेकर आएगा। ये सुनकर नव्या को खुश हो गई। कुछ देर के बाद वे दक्ष और काव्या के साथ अपने घर पहुंच गई। उधर जब से इंस्पेक्टर तेजन कोहली ने अदिति को ये बताया कि वे उस आदमी की मौत हो गई जिसे पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा था, अदिति थोड़ा परेशान हो गई थी। परेशानी की वजह से एक तरफ उस आदमी की मौत और दूसरी तरफ ये कि पिछले कुछ वक्त से जितने भी लोगों का दिल्ली में अपहरण के बाद उनके अंग निकालने का मामला सामने आया था, उनमें से लगभग सब जवान लड़कियां थी। अदिति के एनजीओ में कई बेबस लड़कियां रहती थी। उसकी वजह से न जाने क्यों अदिति के दिल में बार बार रह रहकर डर बढ़ रहा था। ये कहीं एक बार फिर वो लोग उसके एनजीओ को अपना निशाना बनाने की कोशिश ना करें। वहीं दूसरी तरफ रात के काले अंधेरे में एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर अपने लग्जरी केबिन में बैठे हुए एक शख्स ने किसी को कॉल करके कहा उसे रास्ते से हटा दिया गया है। हालांकि उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी क्या पता कौन रास्ते का कांटा बन जाए। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने मूविंग चेयर पर बैठकर एक जोरदार ठहाका मारा। उसकी हंसी इस केबिन में गूंज उठी। ये वही इंसान था जो शहर में हो रही किडनैपिंग और ऑर्गन की सप्लाई के पीछे शामिल था। इस शख्स का बस एक ही काम था, अपने गिरोह के जरिए लोगों की किडनैपिंग करवाना और उसके बाद उनके अंगों को निकालकर उनकी स्मगलिंग करना। लेकिन इस शख्स तक पहुंचना किसी के लिए इतना आसान नहीं था। उधर अगली सुबह जब विराट अपने आलीशान बेडरूम के अंदर सोकर उठा तो मैनेजर संजय शर्मा का मैसेज देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। संजय शर्मा के मैसेज में लिखा हुआ था, सर, आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। अब हमारी कंपनी के रेपुटेशन के खराब होने में कोई डर नहीं है। विराट अपने बेडरूम की बड़ी सी विंडो से पर्दा हटाते हुए सामने चमक रहे तेज सूरज की आंखों में आंखें डालकर देखा। सूरज की रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पाकर उसकी आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ा रही थी। विराट के बेडरूम के ठीक बाहर उसके बंगलों का बड़ा सा खूबसूरत गार्डन था जिसमें काम कर रहा माली गुलाब के पौधों की देखभाल कर रहा था। गुलाब के एक पौधे पर दो बड़े बड़े लाल गुलाब लगे हुए थे। विराट की नजर जैसे इन फूलों पर पड़ी, अचानक उसके चेहरे के भाव कुछ बदल गए थे। उसने जल्दी से अपना टी शर्ट पहना और अपने बेडरूम से बाहर आकर माली को आवाज लगाते हुए कहा, किससे पूछकर तुमने ये पौधा लगाया और ये फूल हटाइए इन्हें यहाँ से। अचानक से विराट के को अपनी आंखों के सामने देख माली हड़बड़ा गया। उसने अपनी दोनों हाथ जोड़कर घबराते हुए विराट से पूछा, क्या हुआ साहब, को गलती हो गई हमसे? तनिक देखिए कितना सुंदर गुलाब का जोड़ा खिला है बगीचे में। हमको लगा आप अपने कमरे की खिड़की से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
माली लगातार अपनी बातें कहे जा रहा था और विराट उसे गुस्से में घूर रहा था। तभी विराट में बंगले में काम करने वाला एक दूसरा नौकर वहां दौड़ता हुआ आया और उसने माली को चुप रहने का इशारा किया। उसने अपना सर झुकाते हुए विराट की तरफ देखकर कहा, माफ कीजिएगा साहब, ये नया आया है, इसको नहीं पता था कि आपको गुलाब पसंद नहीं, हम अभी हटा देते हैं। और इतना कहकर उस नौकर ने गुलाब के उन खूबसूरत फूलों को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। विराट ने एक नजर उन दोनों को गुस्से में देखा और फिर उन्हीं गुलाब के फूलों पर अपने पैरों को रखते हुए उन्हें अपने पैरों तले रोनता हुआ वहां से चला गया। ये देखो, माली हैरान रह गया। उसने दबी आवाज में नौकर से पूछा कि विराट को गुलाब के फूलों से इतनी नफरत क्यों होती। विराट के कुछ दूर जाते ही नौकर ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया, तुम चुपचाप अपना काम करो और ध्यान रखना गलती से भी इस बगीचे में गुलाब के फूल नजर नहीं आने चाहिए। नौकर की बात सुन माली ने अपनी खुरपी उठाई और अपने सर पर बंधे हुए गमछे को ठीक करते हुए वो बगीचे की सार संभालने लग गया। गुलाब के मसले हुए फूलों को अपने हाथ में उठाकर उसने विराट के कमरे की खिड़की की तरफ देखा और फिर अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, प्यार मोहब्बत की चीजों को कौन इतना नफरत करता है। किस तरह का इंसान है, साफ लगता है कौन पुराना जख्म है इनके दिल में। उधर दिल्ली में अपने एनजीओ पहुंची अदिति को अपने दोस्तों मैनेजर सालिनी को उस आदमी के बारे में बताया जिसे तो इंस्पेक्टर कोहली ने पकड़ा था। साथ ही उसने सालिनी को उस लड़की रीतू के बारे में बताया जिसे कुछ दिन पहले मंदिर से लेकर आई थी। अदिति ने कहा कि उन्हें रीतू के बारे में सारी जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। सालिनी ने अगले ही पल रीतू को अपने पास बुलाया और उससे काफी डिटेल पूछी। रीतू ने अपना नाम बताया और साथ ही यह भी बताया कि उसे उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसकी चाची उसकी शादी किसी से जबरदस्ती करवाना चाहती थी। रीतू ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो बहुत मारती थी मैडम, कहती थी कि चिरंजीवी बेटे की माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपने सामने रखी फाइल पर कुछ काम कर रही अदिति के हाथ अचानक से रुक गए। उसने नजर उठाकर रीतू की तरफ देखा जिसके चेहरे पर ढेर सारा दर्द था। अदिति ने उससे पूछा, चरित्रहीन माँ, ऐसा क्या किया तुम्हारी माँ ने जो उसे इनाम मिला। रीतू ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं मैडम, सब कहते हैं मेरी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी और इस गम में मेरे पापा की मौत हो गई। माँ ने के बुरे काम की वजह से आज तक दूसरों के ताने सुनते आई हूँ। रीतू की बात सुनकर अदिति के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से पेन छूटकर नीचे गिर पड़ा। सालिनी अदिति को उस तरह देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने पानी का गिलास अदिति की तरफ बढ़ाया और उसकी घबराहट की वजह जानना चाहा। जवाब में अदिति ने कुछ नहीं कहा, इतना कहकर उसकी बात को टाल दिया। लेकिन गुजरा वक्त जैसे उसकी आंखों के सामने से सर पर दौड़ गया सुधा के कहे हुए तीखे शब्द और उसके ताने 8 वर्षों के बाद एक बार फिर से अदिति के कानों में गूंजने लगे थे। किस तरह से सुधा पूरी जिंदगी से डॉक्टर कावेरी के साथ हुए हादसे की वजह से ताने मारती थी। वो अदिति को इस बात का एहसास करवाती थी कि उसकी माँ एक चिरहीन औरत थी। अदिति नहीं जानती थी कि इस वक्त उसके मामा मनोज मिश्रा और मामी सुधा कहाँ पर थे, लेकिन ऋतु की बात उन्हें 8 वर्षों बाद एक बार फिर से अदिति को दोनों की याद दिला दी थी। अदिति ऋतु की हालत को अच्छी तरह से समझ सकती थी क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने भी ठीक उसी तरह से गुजारा था जिस तरह से उसके सामने खड़ी ऋतु ने गुजारा था। अपनी चेयर से उठकर रीतू के कंधे पर हाथ रखते हुए अदिति ने बड़े प्यार के साथ कहा, तुम भी अपनी माँ से नफरत करती हो क्या? तुम्हें लगता है कि वाकई में जो लोग कहते हैं वह सच है? रीतू ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन हल्के गुस्से के साथ अदिति को जवाब दिया, कुछ तो क्या होगा ही ना। मेरी माँ ने इसलिए नफरत करती हूँ मैं उसकी वजह से पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ तकलीफ मिली है। लोगों ने मुझे भी अपनी माँ की तरह ही चरित्रहीन समझा। रीतू की बात सुनकर अदिति समझ गई कि इस वक्त वो उस दौर से गुजर रही थी जिस दौर को अदिति पहले ही जा चुकी थी। अदिति ने रीतू को ये समझाने की कोशिश की शायद अपनी माँ के लिए वो जो सोचती वो उसकी गलतफहमी हो, लेकिन रीतू ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। रीतू की सारी जानकारी नोट करने के बाद सालिनी ने उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन सालिनी लगातार अदिति के चेहरे की तरफ देख रही थी जिस पर परेशानी और तकलीफ नजर आ रही थी। सालिनी ने अदिति के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछा, तुम्हें नहीं लगता तुम इस लड़की को देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो? अदिति, सब ठीक तो है ना? अदिति ने अपनी आंखों में छलक आई नमी को छुपाते हुए पनाटी मुस्कुराहट के पीछे अपनी तकलीफ को दबा लिया और फिर सालिनी से कहा कि बस ऐसे ही उस लड़की की कहानी सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये बात सुनकर सालिनी ने हंसते हुए अदिति से कहा, अरे यार तू भी ना, चल आज कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा चिल मारते हैं। ये जिंदगी किसी आपके कदम नहीं होते होने वाले, चल आज हम दोनों दिल्ली दर्शन पे निकलते हैं। लेकिन अदिति ने सालिनी के साथ कहीं भी जाने से मना कर दिया। सालिनी जानती थी कि अदिति अपनी आसानी से नहीं मानने वाली थी और इसलिए उसने कई बार अदिति को अपने साथ चलने के लिए कहा। सालिनी की जिद के आगे आखिरकार हार कर उसने एनजीओ का काम खत्म करने के बाद वो सालिनी के साथ आउटिंग के लिए बाहर चलने को तैयार हो गई। उधर अपने कॉलेज पहुंची क्रिस को जल्दी से जल्द रम्या के साथ डांस की रिहर्सल पूरी करनी थी क्योंकि आज उनकी रिहर्सल का आखिरी दिन था। एक दिन के बाद फाइनली उनके कॉलेज की वो पार्टी होने वाली थी जिसका कॉलेज के हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था। कर्सी इसी जल्दबाजी में आज वक्त से पहले कॉलेज पहुंच गया। कुछ ही देर के बाद जब नव्या वहां पर आई तो उसने कर्सी से कहा कि क्लासेस खत्म करने के बाद वो अपनी डांस प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, लेकिन विदित अभी तक कॉलेज नहीं आया था जिसकी वजह से कर्स अकेले क्लास में जाने को तैयार नहीं था। कर्स ने किसी मासूम बच्चे की तरह मचलते हुए कहा, मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया यार, सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे अकेले क्लास अटेंड नहीं करने की। जिसकी सर को थोड़ा नव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुंह बना कर कहा, अकेले के सब तुम नव्या के दोस्त बन चुके हो। उस विदित के बारे में सोचकर अपना मूड ऑफ करना बंद करो, वैसे भी पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को, नखरेबाज कहीं का। इतना कहकर नव्या फिर उसका हाथ पकड़कर क्लास के रूम की तरफ ले गई। उधर निवेदित जो कि अपने कॉलेज जाने के लिए निकला था कि अचानक से कुछ सोच कर उसने अपनी कार को अदिति के एनजीओ की तरफ मोड़ दिया। अदिति ने जब से विदित को लड़कियों की किडनैप होने वाली बात बताई थी उसके बाद से विदित लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। विदित जानता था कि उसकी माँ अदिति
कितनी मेहनत और लगन के साथ उस एनजीओ की जिम्मेदारी संभालती थी और बीते कई दिनों से वो अदिति के चेहरे पर उदासी और परेशानी देख रहा था। इसलिए ये सोचकर कि एनजीओ जाकर वो अदिति की मदद करेगा, आज वो कॉलेज न जाकर एनजीओ भी निकल गया था। लेकिन जैसे ही विदित एनजीओ पहुंचा, वहां जाकर उसे स्टाफ से पता चला कि अदिति कुछ ही देर पहले साने के साथ कहीं बाहर को चली गई। अदिति का बेटा होने की वजह से विदित को एनजीओ में ऑफिस में या किसी भी जगह पर आने जाने से कोई नहीं रोकता था। विदित और अदिति के ऑफिस के अंदर गया और वहां रखी फाइल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देखने लगा। विदित के दिल में उस वक्त ये ख्याल चल रहा था कि अगर उसने आने वाले वक्त में एनजीओ के अंदर दोबारा से कोई ऐसी घटना हुई तो उसे वहां पर काम करने वाली और वहां रहने वाली लड़कियों के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अदिति की मदद कर सके। जब विदित फाइल देखने में बसता, ठीक उसी वक्त एनजीओ में काम करने वाले एक स्टाफ ऑफिस के अंदर आए और विदित को देखकर उसने मुस्कुराते पूछा, अरे बेटा विदित बेटा, आप आज काफी दिनों बाद आए हो। विदित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोचा मोम की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, उनका कुछ काम संभाल कर कुछ दिनों के लिए परेशानी लग रही, कुछ दिनों से परेशान लग रही। विदित की बात सुनकर सामने बड़ी सी फाइल की रेक से एक फाइल निकालते हुए उस औरत ने कहा, आजकल सच में दीदी मैडम बहुत परेशान है, 2 लड़कियां गायब हो चुकी है एनजीओ से और आप जानते हैं ना, यहाँ रहने वाली हर लड़की के साथ उनका माँ बेटी वाला रिश्ता है। अब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में कैसे देख सकती है। उनकी बात सुनकर विदित मुस्कुरा दी और उसने मन ही मन अपने आप से कहा कि वे अपनी माँ की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वह एनजीओ में होने वाली हर गतिविधि पर पूरी नजर रखेगा, शायद इस बहाने वो अपनी माँ को थोड़ी राहत दे सके। उधर शालिनी अदिति को दिल्ली के एक बहुत बड़े पार्क में लेकर आई थी। आज शहर का मौसम बहुत सुहाना था और पार्क के अंदर ढेर सारे लोग घूम रहे थे। अदिति ने हैरान होते हुए शालिनी से पूछा कि वो उसे ऐसी जगह क्यों लेकर गई थी जहाँ पर यंगस्टर के डेट के लिए आते हैं। शालिनी ने अपने कंधे उचकाते हुए बड़ी लापरवाही से कहा, बड़ी लापरवाही के साथ दीदी के सवाल का जवाब दे, देखना तो यार यंगस्टर बोल, मुझे ऐसा ना फील करवा जैसे मैं बुढ़ी हो गई। अरे यार, थोड़ा नेचर के बीच बैठेंगे, कॉफी शॉपी पियेंगे, मौसम के मजे लेंगे, फिर देख कैसे लाइफ के सारे स्यापे अपने आप कम हो जाएंगे। सारे ने उस पार्क के कॉर्नर में बनी एक छोटी सी कॉफी शॉप से 2 कॉफी का ऑर्डर दिया और फिर वहीं पर अदिति के साथ बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर के बाद सारिनी के फोन पर किसी का कॉल आया और फोन पर बात करने के लिए भी वहां से उठकर थोड़ी दूर चली गई। तभी अदिति के नजर अपने से कुछ दूर पर बैठे कपड़े थोड़ी, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातों में मशगूल थे। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर सर पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर वो उससे बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। उन दोनों को देख अदिति को एक बार फिर से विराट के साथ गुजारा हुए प्यार भरे वक्त की याद आ गई। तब अदिति ने देखा उस लड़की और लड़की के पास एक और लड़का आया और उसे देखते ही लड़की के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। लेकिन उसके साथ पहले से बैठे हुए उसके बॉयफ्रेंड उससे नाराज होते उसने उसे लड़के से बात करने से मना किया। तभी उस लड़की ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा, वो दोस्ती है मेरा, तुम मुझ पर शक करो। इतना सुनते ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां से नाराज होकर चला गया। वो लड़की उसे उदास आंखों से जाते हुए देखती रह गई। ये सब देख अदिति ने मन में सोचा, जहाँ शक आ जाता है वहां प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। तब तक सालनी वहाँ पहुंच गई। उसने जैसे अदिति की बात सुनी, उसने पूछा कि उसने ऐसी बात अचानक से क्यों कही। सालनी के सवाल के जवाब में अदिति ने उसे बताया कि उसने कभी किसी से बहुत प्यार किया था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उसे खुद ही अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। कैसे? अदिति की बात सुनते ही शालिनी ने उससे पूछा कि उसने विदित के पापा यानी कि अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ दिया। अदिति ने शालिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने शालिनी से कहा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी, जिसके चलते उसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। शालिनी अदिति इस मजबूरी को और उस वजह के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन शायद अदिति उस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। यही सोचकर शालिनी ने उस बात को आगे नहीं छोड़ा और अदिति के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, जब से तुम्हें जानती हूँ अदिति, तब से इतना तो समझ गई हूँ कि तुमने जो भी फैसला लिया होगा वो अपनों के भलों के लिए ही लिया होगा। शालिनी की बात सुनकर अदिति ने अपनी आंखों में आए हुए नमी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया और फिर हंसते हुए बात को टालकर कहा, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। देखो मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हारी साथ आउटिंग भी कर ली, अब चले उधर एनजीओ में कुछ देर रहने की बात। विदित जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगा, उसकी नजर विदित पर पड़ी जो एनजीओ के बाहर के हिस्से में बने हुए गार्डन में चुपचाप बैठी हुई थी। विदित कई बार एनजीओ में आता जाता रहता था, इसलिए वहां पर रहने वाले सब लोगों को भी पहचानता था। अचानक से रीतू का चेहरा देखकर वो समझ गया कि यहाँ पर शायद नहीं आई थी। रीतू की नजर भी उस वक्त जैसे ही अदिति पर पड़ी, वो उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। विदित ने उसकी तरफ देखकर धीरे से स्माइल किया, फिर जैसे ही बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, रीतू ने उसे रोकते हुए कहा, आप अदिति मैडम के बेटे हैं क्या? ये सुनते ही विदित के कदम अपनी जगह पर रुक गए और उसने रीतू से पूछा कि उसे कैसे पता, क्योंकि वे पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। इस सवाल के जवाब में रीतू ने कहा कि उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अदिति का बेटा था। विदित ने हंसते हुए ऋतु से पूछा, तुम वो पहले इंसान हो जो कह रही हो कि मैं अपनी मम्मा जैसा दिखता हूँ। सब कहते हैं कि मैं अपनी माँ पर बिल्कुल भी नहीं गया। विदित की बात सुनकर ऋतु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब आपके पापा को तो कभी नहीं देखा, मेरे लिए तो आप अदिति मैडम जैसा ही हो। पापा का नाम सुनते ही विदित के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन उसने ऋतु से कुछ नहीं कहा और उसने नॉर्मल बातचीत करने और उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने के बाद वह वहां से चला गया। कुछ देर के बाद विदित अपने कॉलेज जब पहुंचा तो उसने देखा कि रूही बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।
विदित कुछ ही देर से कॉलेज आया देखकर नव्या रूही के पास गई। उसने कंधे पर हाथ रखकर जानबूझकर विदित को चिढ़ाने के लिए उसे मुंह बनाते हुए कहा, रूही तुम नव्या की दोस्त हो, इसलिए नव्या तुमसे कह रही है जरा अपने दोस्तों को ना सोच समझ कर चुना करो। अब देखो किसी और की वजह से तुम्हारी डांस प्रैक्टिस नहीं हो पाई। विदित समझ गया कि नव्या का इशारा उसकी तरफ था, लेकिन उसने नव्या की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कृष्ण ने जब विदित से पूछा क्यों इतनी देर से कॉलेज क्यों आया है, तो विदित ने उसे बताया कि एनजीओ जाने की वजह से उसे कॉलेज आने में देर हो गई थी। उसी वक्त उसने विदित को बताया कि अगले ही दिन पार्टी होने की वजह से कॉलेज स्टाफ ने अब वहाँ हॉल में रिहर्सल करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां पर पार्टी को लेकर कुछ डेकोरेशन और अरेंजमेंट होनी थी। ये सुनते ही रूही के चेहरे पर उदासी छा गई। विदित समझ गया था रूही इस पार्टी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और अब आखिरी दिन डांस की रिहर्सल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से शायद उसे ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और इसलिए विदित रूही के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ रूही, डोंट वरी, हम स्टेज को आग लगा देंगे। रूही को विदित के साथ बात करते देख नव्या मुंह बनाते हुए उस हॉल से बाहर चली गई। सारे स्टूडेंट पहले ही वहां से जा चुके थे, लेकिन रूही आखिरी बार विदित के साथ डांस प्रैक्टिस करना चाहती थी ताकि पार्टी में कोई गड़बड़ी ना हो। रूही की इच्छा जानने के बाद विदित ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाते हुए कहा, वहां से कोई दूर दूर तक कोई प्रोफेसर या कॉलेज का कोई स्टाफ नजर नहीं आया। इसलिए विदित ने धीरे से कहा, चलो ठीक है, अब तुम इतनी उदास हो तो एक आखिरी बार प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। लेकिन रूही ने बड़ी ही मायूसी के साथ विदित से कहा कि देख कैसे, देखो ना सर ने यहाँ से म्यूजिक सिस्टम भी हटवा दिया है, बिना म्यूजिक के हम डांस कैसे करेंगे। विदित ने अपनी पलकें झपकाते हुए बड़ी ही प्यार के साथ रूही के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालकर धीमी आवाज में पर वो गाना प्ले कर दिया जिस पर वो दोनों डांस करने वाले थे। अगले ही पर विदित ने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाया। रूही ने बड़े प्यार से अपना हाथ विदित के हाथ पर रखा और उसके साथ डांस करने लगी। लेकिन तभी अचानक से वहां पर कॉलेज स्टाफ के कुछ लोग आ गए और उन्होंने विदित और रूही से कहा कि अब किसी भी स्टूडेंट को उस हॉल में प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, इसलिए उसे वहां से जाना होगा। विदित कॉलेज गेट लेट आया था, इसलिए क्लासेस खत्म हो चुकी थी और स्टाफ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अब वो डांस की रिहर्सल भी नहीं कर सकते थे। इसलिए विदित को मैं रूही से कहा कि वो उन्हें अपने घर जाकर अगले दिन होने वाली पार्टी की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। रूही चुपचाप अपना हैंडबैग उठाकर विदित के पीछे पीछे उस हॉल से बाहर निकलने लगी। विदित ने जैसे ही पलट कर रूही की तरफ देखा, उसे इस बात का एहसास हुआ कि रूही भी उदास थी। विदित ने मुस्कुराते हुए रूही से कहा, अरे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी केमिस्ट्री काफी है। वैसे तुम कल कौन से कलर की ड्रेस पहन रही हो, हम मैचिंग कर सकते हैं। विदित की बात सुनते ही रूही की आंखें बड़ी हो गई। उसने अचानक से जैसे कुछ याद आया और उसने घबराते हुए विदित से कहा, ओ थैंक गॉड विदित, तुमने मुझे याद दिला दिया, मैंने तो अभी तक ड्रेस की शॉपिंग भी नहीं की। मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी अपने घर जा चुके हैं, लगता है अब मुझे अकेले ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। रूही की बात को विदित कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने रूही से कहा कि अगर वो चाहे तो उसे शॉपिंग में उसकी मदद कर सकता था। विदित की बात सुनकर रूही हंसने लगी। उसने विदित से पूछा कि लड़कियों की शॉपिंग के बारे में उसे क्या न हुई, जरा भी नॉलेज थी। इस सवाल के जवाब में विदित ने उसे बताया कि वो अक्सर अपनी मॉम को शॉपिंग में हेल्प करवाया करता था और इसलिए उसे लड़कियों की शॉपिंग के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है। रूही को जैसे विदित के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए विदित को मैं अपने साथ शॉपिंग पर आने की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। कुछ देर के बाद रूही विदित के साथ उसकी कार में बैठकर उसके कॉलेज के पास एक बड़े से शॉपिंग मॉल में पहुंची। वहां पर विदित बड़े ही इंटरेस्ट के साथ रूही के लिए ड्रेस उसकी मदद कर रहा था। कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करने के बाद रूही चेंज करने के लिए ट्रायल रूम में गई। तब तक विदित बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगा, लेकिन तभी अचानक अपने पास खड़े एक शख्स के हर गौर को तो विदित को हल्का सा शक हुआ। वो शख्स मॉल से बाहर निकलते ही किसी लड़की को अजीब नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा काले चश्मे और मास्क से ढका हुआ था। विदित ने एक नजर उस ट्रायल रूम पर डाली जहाँ रूही थी और फिर उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। पार्किंग एरिया में पहुंचते ही उस शख्स ने किसी को कॉल किया और कहा, लड़की हाथ से निकल गई, जिसके उसके साथ कोई था, मैं उसे अभी नहीं उठा सकता था। लाखों की कमाई होते होते रह गई। लेकिन तभी विदित ने फोन पर रूही ने कॉल किया और उस शख्स ने विदित को वहां देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।